नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। इसके लिए अमेरिका पूरी कोशिश में जुटा है और ईरान पर विजय पताका फहराने का दावा भी लगातार कर रहा है। वहीं ईरान अब पलटवार करते हुए कह रहा है कि अमेरिका मुगालते में ना रहे, गलतफहमी में ना रहे। इस सबके बीच कल इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए बैठक होने जा रही है। सीज फायर खत्म होने के पहले इस बैठक पर सभी की निगाहें जमी हैं, लेकिन अमेरिका के रुख को ईरान जबरदस्ती वाला बता रहा है। ईरान का ये साफ कहना है कि अमेरिका की मांगे अव्यावहारिक हैं। इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता यानी बैठक में ईरान शामिल नहीं होगा। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए इस पर यह कहा है कि ईरान को तबाही की धमकी दी है और अभी भी जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है उनके शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है कि वो शामिल होंगे इस्लामाबाद में या नहीं होंगे। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता की कोशिशें लगातार नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। अमेरिका ईरान दूसरे दौर की वार्ता पर यह बड़ी खबर है। ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार, अमेरिका के मांगे वास्तविक नहीं है, ये ईरान ने कहा है। अमेरिका के बयानों में विरोधाभास है। हॉर्मुज में नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है, ये ईरान की ओर से कहा गया है। तो अमेरिका की जो मांगे हैं वो व्यवहारिक नहीं हैं, ये कहा गया है। अमेरिका के बयानों में विरोधाभास है और इसी का जिक्र अब ईरान की ओर से किया गया है। ईरान ने कह दिया है कि हम कोई डील और हम कोई बातचीत अमेरिका से नहीं करना चाह रहे हैं। हॉर्मुज में नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान का कहना है कि या तो आप अपनी नाकाबंदी हटा दीजिए, वहाँ से घेराबंदी हटा दीजिए, नहीं तो फिर इसे हम युद्ध विराम का ही उल्लंघन मान रहे हैं। अमेरिका की करनी और कथनी में बहुत अंतर हो रहा है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, डील होने को है, लेकिन ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि वास्तविक नहीं है अमेरिका की मांगे, अमेरिका के बयानों में विरोधाभास है। तो ये फिलहाल एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, जिसमें ईरान का ये कहना है कि अमेरिका की जो मांगे हैं वो वास्तविक नहीं है, अमेरिका की मांगे वास्तविक नहीं है। हॉर्मुज पर नाकाबंदी ये युद्ध विराम का उल्लंघन है, ये सीज फायर का उल्लंघन है। दूसरे दौर की वार्ता से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। अमेरिका के मांगे वास्तविक नहीं हैं, ईरान ने कह दिया है। तो ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। दरअसल लगातार हॉर्मुज पर नाकाबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिका का चीन से आ रहे ईरानी जहाज पर भी कब्जा किया गया। हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था ये जहाज, तो ईरान ने कहा कि जल्द जवाब देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने वाला है। इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान में होने वाले दूसरे दौर की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की ज्यादा मांगे, अव्यावहारिक शर्तें, बार बार रुख बदलना और लगातार विरोधाभास बातचीत में रुकावट डाल रहा है। इस बीच ईरान में बड़ी संख्या में लोगों ने तेहरान की सड़कों पर उतरकर सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया। लोगों ने साफ कहा उन्हें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और सरकार को झुकना नहीं चाहिए। ईरान ने कहा अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीजफायर के समझौते का उल्लंघन है और अमेरिका की धमकी भरी भाषा से हालात और खराब हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बहुत कम है। वहीं अमेरिका ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक टॉस्कन नामक ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसे अमेरिका डेस्ट्रॉयर USS स्प्रूएंस ने रोका। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
टोस्का नाम का एक ईरानी झंडे वाला कार्गो शिप जो लगभग 900 फीट लंबा और लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना वजनी था, ने हमारे नेवल ब्लॉकेट को पार करने की कोशिश की और ये उनके लिए ठीक नहीं रहा। यूएस नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रेंस ने टोस्का को ओमान की खाड़ी में रोका और उन्हें रुकने की चेतावनी दी। ईरानी क्रू ने सुनने से मना कर दिया, इसलिए हमारे नेवी शिप ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। अभी यूएस मरीन के पास शिप की कस्टडी है। टोस्का पर यूएस ट्रेजरी के सेक्शंस हैं क्योंकि उनकी पहले की गैर कानूनी गतिविधि का इतिहास है। शिप की पूरी कस्टडी हमारे पास है और हम देख रहे हैं कि शिप पर क्या है। ईरान ने अमेरिका की इस हरकत को सीज फायर का उल्लंघन बताया है, साथ ही इसे समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि वे इसका जल्द जवाब देंगे। ईरानी आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से कहा गया है, अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की जिससे उनका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। ऐसे में अमेरिका ईरान में कल होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता पर संशय बरकरार है। अमेरिकी डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी न हटने तक ईरान ने बातचीत से इनकार किया है, जबकि ट्रंप ने दोहराया है ईरान के पास अब आखिरी मौका है, समझौते पर साइन नहीं किया तो पूरा देश तबाह। ऐसे में दोनों देश क्या महाजंग की ओर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, जो पहले से भी और ज्यादा भयानक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस पर हम बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए दरअसल कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुशील वकील जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूं, लेकिन शुरुआत मैं जर्नलिस्ट साहब आप ही के साथ कर लेती हूं। सुशील वकील जी, फिलहाल क्या लग रहा है आपको, बातचीत होगी नहीं होगी? किसी के मूड में है बातचीत करना? नहीं है। ईरान तो मना कर रहा है कि भाई विरोधाभास है, वो कथनी करनी में अंतर नजर आता है उनको। लेकिन ऐसा है कि जैसे ट्रंप साहब ने कहा कि हमारा डेलीगेशन सोमवार को पाकिस्तान की ओर रुख कर रहा है। पहले उन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी उसमें शामिल है। हाँ। और भी अपना विटकॉफ और उनका जो कुछ दामाद वो भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन कभी कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट वेंस नहीं होंगे, लेकिन वो अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं। साथ में वो फिर भी दोबारा से वो थ्रेट जारी कर रहे हैं कि अगर नहीं माने हम उनके जो ब्रिज पुल है उनको हटाएंगे, पावर स्टेशन हटाएंगे, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है जो पानी साफ करता है उनको हटा देंगे। यहाँ से ईरान ने भी एक राजदूत पहले ही पाकिस्तान में भेजा हुआ है, जो कल से पाकिस्तान से स्टेटमेंट इशू कर रहा है कि अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो हम ये अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे बाकी से करने। ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अब ईरान पे अभी प्रेशर आ रहा है, अब देख लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी तरह उनकी नाकाबंदी करके रखी है। चीन से एक जहाज़ आ रहा था उसको रोक दिया, और जो उनका मालवाहक जहाज़ था जिसमें ईरान का झंडा लगा था उसको भी रोक दिया। जो हेलीकॉप्टर उसके इंजन रूम तक चले गए, उसके जो नेवल के या स्लूथ थे। अब इतना हो के भी ईरान पे भी प्रेशर है, यहाँ से ट्रंप साहब पे भी प्रेशर है। ऐसा लगता है कि जितने भी चिक हो या कुछ भी हो, बातचीत तो होने का बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रंप साहब अपने स्टेटमेंट रोज चेंज करता जाता है, अगर बुधवार तक नहीं किया तो फिर हमले करेंगे, फिर बुधवार आता है कहता है अभी 4 दिन बढ़ा दिया, 10 दिन बढ़ा दिया, 11 अप्रैल से आज हो गया 20 अप्रैल, अभी भी कब तक ये बढ़ाता रहेगा ये चीज़ें। सीज फायर के जो ये थ्रेट्स है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मेरे को लग रहा है कि कल शायद थोड़ी बहुत या पाकिस्तान में मुलाकात होगी, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान ने भी पूरी तरह तैयारी करके रखी हुई है, सारे जो उनके सिक्योरिटी बंदोबस्त वगैरह है वो पूरी तरह से उन्हें तैयार रखे हैं। उससे लग रहा है कि मीडिएटर तो वही है, जो मैसेंजर से वो पाकिस्तान का या जनरल और प्रधानमंत्री है। जब तक उनको थोड़ा बहुत पता नहीं होगा कि थोड़ी पॉसिबिलिटी है, ऐसे वो अचानक वो जो पाकिस्तान में फिर वो बिल बोर्ड वगैरह जितने भी चढ़ गए जिसमें वो वार्ता की बात कर रहे हैं, लगता है कि थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है।
कल मत हो जाएगी छोटी मोटी मुलाकातें। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, अब आपके पास आते हुए आपको क्या समझ में आता है? ट्रंप अपना दावा कर रहे हैं कि जेडी वेंस इस बार भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे, वो इस बार जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी उनके जाने और नहीं जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान इधर बातचीत से इनकार कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आप सीज फायर का जो आपने उल्लंघन किया है, हॉर्मुज पर नाकाबंदी करके आप उस पर से नाकाबंदी हटाइए और उस उल्लंघन को आप तोड़िए, उसके बाद हम बातचीत के बारे में सोच सकते हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि एक तरफ अमेरिका यानी ट्रंप जो है वो सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत की अपेक्षा उनको ईरान से है। ईरान तो साफ अपना स्टैंड क्लियर कट है कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे जब तक नाकाबंदी नहीं हटेगी हॉर्मुज से। मैंने सभी आपको और सभी आदरणीय पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, इसमें एक चीज बहुत वेरी बिगिनिंग से, जब इजराइल का युद्ध हुआ था जून 2023 में, जब घटना हुई थी, उसके बाद ही समझ लीजिए कि एक ईरान एक फोकल पॉइंट था पूरे वर्ल्ड हेजेमोनी को क्रिएट करने के लिए। अमेरिका के लिए ईरान एक फोकल पॉइंट था, केवल ओनली फोकल पॉइंट नहीं था। और उस केस में अभी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का जो मैं बार बार आपके समक्ष बोला हूं कि ट्रांजैक्शनल वार लड़ता है, वो हॉर्मुज का अगर नाकाबंदी आज अमेरिका छोड़ भी देगा, अगर कल ईरान उसकी नाकाबंदी करता है तो फिर वर्ल्ड हेजेमोनी में एक एडवांटेज देने के लिए दुनिया के देशों को चैलेंज करेगा कि आइए और छोड़िए और यहाँ पे इनको खुलवाइए। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर देखेंगे तो किसी भी तरह से जो इकोनॉमी है अमेरिका की, वो इकोनॉमी को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए हम लोग इसको चाहे वार सिचुएशन में लड़े या हम ऐसी कोई सिचुएशन माने या नाकाबंदी माने, लेकिन सब मिला जुला के इंडो पैसिफिक या जो कि लगभग 40% वर्ल्ड जीडीपी है, उसको जो है किसी भी तरह से डाइवर्ट करना है सप्लाई चेन को। जो एक मार्केट था मिडिल ईस्ट का, पूरी दुनिया का कम से कम 20 से 30% ऑयल देता है, उसको क्लोज कर दिया है। देखिए, यहाँ पे ईरान ही परेशान नहीं है, यहाँ पे यूएई भी परेशान है। यहाँ ठीक है, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता जी का रुख करूंगी। अगले मेहमान की तरफ हम रुख कर लेते हैं। दरअसल लगातार क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, बातचीत को लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी, आपका रुख करते हुए, दिनेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है, होगी दूसरे दौर की वार्ता? और अगर होगी तो क्या इस बार ये सफल होगी? क्योंकि पिछले दौर की वार्ता तो बेनतीजा रही, विफल रही। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ बदली हो रहा है कि कुछ भी कियास लगाना जो है बड़ा मुश्किल है। देखिए, अभी से 24 घंटे पहले ऐसे लग रहा था कि शांति के लिए एक पहल हो रही है, जैसे शांति की तरफ जो है ये क्राइसिस बढ़ रहा है। ईरान ने जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला और स्टेटमेंट दी कि सभी कमर्शियल जहाजों के लिए ये खोल दिया गया है। इमीडिएटली जो है अमेरिका की तरफ से आता थैंक यू ईरान, और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि ईरान इज बिकमिंग वेरी क्यूट, और इसके साथ ही वो कहते हैं कि लेकिन हम नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। जब उनकी तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट आती है तो ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर देता है। उसके साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, जो अकीन एक बहुत बड़ी उलझन सी सामने आ गई है इस बातचीत के अंदर, ये जो अमेरिकन ने जो है ईरान का जो है टस्को कार्गो शिप को जो है कैप्चर किया हुआ है, और ये अभी जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट आ गई है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि मैं अपना डेलीगेशन जो है पाकिस्तान के अंदर बातचीत करने के लिए भेज रहा हूं, रादर कि वो पहुंचेगा, और हम इस बार जो है ईरान को एक बहुत अच्छी डील दे रहे हैं। अगर ये समझौता नहीं होता है तो उसके बाद जो है अमेरिका जो है ईरान के जितने भी पुल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी जो उनके पावर पॉइंट्स वगैरह, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब आप इस प्रकार की धमकियां सुनते हैं तो धमकियां भी जो होती हैं, जो मेरा मानना है 2 प्रकार की धमकियां होती हैं। एक तो होती है सीधी धमकी, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस धमकी के बाद जो है मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब धमकी के अंदर कुछ शर्तें होती हैं तो आपको ये एहसास होता है कि अभी भी बातचीत के द्वार खुले हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो लेटेस्ट उनकी वार्निंग कह लीजिए, जो उनकी स्टेटमेंट है कि हम बहुत अच्छी डील दे रहे हैं, अगर डील नहीं होती है तो हम ये करेंगे। तो अभी उसके साथ साथ जो है ईरान की तरफ से भी इसी प्रकार की शर्तें आ गई हैं। उन्होंने कहा जब तक नाकेबंदी खत्म नहीं होती है तब तक हम जो है बातचीत नहीं करेंगे। तो
इसके साथ साथ और भी घटनाक्रम को हमें जोड़ना पड़ेगा जो कि इस बातचीत के ऊपर या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। उस तरफ से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का जो है स्टेटमेंट आती है कि अभी तक हमने ईरान के अंदर अपना पूरा काम नहीं किया है, हमारा टास्क खत्म नहीं हुआ। तो ये भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली वार्निंग है ईरान को कि जहां तो आप संधि कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद जो है हम दोबारा से अटैक शुरू कर देंगे। उसके बाद आप देखिए कि फ्राइडे को जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जो है तकरीबन 40 देशों का एक समिट बुलाया और उसके अंदर ये एक प्रकार का ये समझौता कह लीजिए या एक प्रकार की आम राय बनी है कि इंटरनेशनल नॉर्म के अंदर रहते हुए ये देश जो हैं ये एक प्रकार का जो है डिफेंस अलायंस कह सकते हैं, लेकिन इट विल फंक्शन अंडर द इंटरनेशनल नॉर्म्स और वो हमेशा इंश्योर करेंगे कि समुद्र का जो रास्ता है ट्रेड्स के लिए उसके ऊपर कोई जो है दखलंदाजी किसी देश की ना हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यूरोप के ये जो 40 कंट्रीज और एशिया के जो हैं उन्होंने इजराइल और अमेरिका को बाहर रखा। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये बहुत डिफिकल्ट बात है, या इसके बारे में कोई कमेंट करना कि बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हॉर्मुज को लेकर इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि हॉर्मुज को लेकर अभी कोई कानून नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई टोल चुकाना ही होगा, इसको लेकर कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अभी कहा जा रहा है तो फिर उसको माना जा रहा है, लेकिन कानूनी रूप देने की तैयारी भी हो रही है। संसद में ये जल्दी पेश होने वाला है, इसको लेकर एक कानूनी तौर पर इसको रूप दिया जाएगा। क्या लगता है उसके बाद कुछ स्थिति जो है वो सामान्य होगी और क्या हॉर्मुज को लेकर कानूनी रूप देना, हॉर्मुज के मसले को, ये इतना आसान होने वाला है? बाकी देशों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा फिर? आप मुझसे पूछ रहे हैं मनीषा जी? सुशील जी से सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि दोनों जो पार्टियां हैं, ईरान भी और अमेरिका भी, यूएस, दोनों सिंसियर नहीं है। जो ये बातें कर रहे हैं इनमें सिंसियरिटी नहीं है। आपको याद होगा जब पिछले बार वार्ता हुई थी तो दूसरे दिन ईरान ने कहा था कि मैं ये जो अपना ये हार्मुज का ये स्ट्रेट है मैं इसको खोल दूंगा, ठीक पूरी तरह। फिर ट्रंप साहब का भी स्टेटमेंट आ गया कि हम मुझे खुशी है कि ईरान ने माना वो ट्रंप इसको हार्मुज को खोल देंगे। लेकिन क्या हुआ, ईरान ने हार्मुज नहीं खोला तो ये उसको अपना नेवल ब्रिगेड वहाँ भेजना पड़ा ताकि जो उनके पोर्टों पे जितने भी वहाँ से शिप आएंगे या जाएंगे उनको रोक देंगे हम। दैट मीन्स कि ईरान ने जो वादा किया था उन्होंने नहीं किया। ऐसे जो ये ट्रंप साहब वादे करते हैं कि हमने उनकी शर्तें मांगी, ये मांगना वो माना, बाद में वो होती नहीं है। आप देख लीजिए जहाँ अगर कल वार्ता हुई भी, अगर ये ईरान बोलता है कि हार्मुज जी मैंने खोल दिया, उसके बावजूद भी उन बातचीत का यानी कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो अमेरिका की भी शर्तें हैं, कुछ शर्तें ऐसी उल्टी हुई है जैसे वो अमेरिका यूएस कहता है उनको जो आपके पास एक्स्ट्रा यूरेनियम है वगैरह है वो आप हमारे हवाले करो। उसका भी आज खंडन किया इन्होंने, ईरान ने, कि हम कुछ भी हो जाए ना हम यूएस को देंगे अपना यूरेनियम, ना हम किसी और कंट्री को देंगे। ऐसे दूसरा ईरान ने क्या कहा, जब तक इसका इजराइल और लेबनान का भी आपस में सीज फायर नहीं होता तब तक इस वार्ता का कोई मानी नहीं रखता। कुछ दिन पहले उसका भी आ गया कि इजराइल ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम कुछ दिन के लिए सीज फायर करेंगे लेबनान के साथ भी। उसके बावजूद भी सीज फायर भी हो गया तो ईरान फिर अभी चीज़ों पे अटका हुआ है। इसलिए कल अगर वार्ता भी हो गई मसला हल नहीं होना है, क्योंकि या तो दोनों चीज़ें झुके, एक दूसरे की जो बातें माने, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका की जो कंडीशंस है वो भी बड़ी हार्ड एंड फास्ट है। ऐसे यहाँ से जो ईरान की भी कंडीशंस वो भी हार्ड एंड फास्ट है। उन्होंने भी जो कंडीशंस रखी है उसमें क्या चीज़ होगा कि वो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। इसलिए दोनों साइड से होगा कि मुश्किल ही लग रहा है कल बातचीत का कोई फायदा निकल जाएगा। हालांकि इस लड़ाई में दिनेश जी, इस लड़ाई में शुरुआत में तो ईरान का ये स्टैंड नहीं था हॉर्मुज को लेकर। अब जैसे जैसे हॉर्मुज पर नाकाबंदी बढ़ रही है ये ईरान को अपने लिए बड़ा अनसेफ सा फील होने लग गया, और यही वजह है कि अब इस युद्ध के और इस जंग के जो बाकी मकसद थे उनको भूलकर अब ये पूरा युद्ध शिफ्ट हो गया है सिर्फ हॉर्मुज पर, उसकी सुरक्षा पर, उस पर टोल चुकाना होगा, अमेरिका के दबाव में उसे नहीं खोला जाएगा, हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। इन सब पहलुओं पर अब इसके इर्द गिर्द अब ये युद्ध जो है वो शिफ्ट हो गया। आप मानते हैं इस बात को?
देखिए मैडम, जिस समय युद्ध होता है तो धीरे धीरे जिस प्रकार से, क्योंकि युद्ध के अंदर एक फॉग ऑफ वॉर, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है फौज के अंदर, फॉग ऑफ वॉर। इसका मतलब ये होता कि युद्ध का धुंधलापन। उस समय जो है आपको आने वाले दिनों की स्थिति के बारे में आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं कि युद्ध किस दिशा के अंदर जाएगा। अब आ जाते हैं बात ईरान की। क्या हुआ कि शुरू के अंदर जब युद्ध चल रहा था तो ईरान ने जो है इस बात की और ध्यान नहीं दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ हार्मुज। आप देखिए, मेरा ख्याल है युद्ध के कोई 2 हफ्ते के दौरान जो है स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर किसी प्रकार की कोई नाकेबंदी नहीं हुई। तो अल्टीमेटली जो है जिस समय ईरान को रिवर्सेस सफर कर रहे थे, उनको नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने रियलाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ हार्मुज। उन्होंने कहा कि अब इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड का जो है एनर्जी क्राइसिस होगा, पूरा वर्ल्ड जो है अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगा और ये युद्ध रुक जाएगा। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी, ईरान ने जो है जग जाहिर है कि कितना उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था, ताकि वो भी चाहते थे कि गल्फ कंट्रीज जो है अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालें। ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। अब बात आ जाते हैं अमेरिका की। मेरा ये मानना है, जो भी मेरा तजर्बा है सेना का, अमेरिका ने जो है इस बार जो है सबसे बढ़िया और सटीक टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है ये नाकेबंदी करने के बाद, क्योंकि ये चीज जो है ईरान को बहुत बुरा नुकसान, आर्थिक नुकसान होगा। जैसे कि मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं कि ईरान के पास अभी पैसे नहीं हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को या अपनी आर्मी को या IRCG के ट्रुप्स को जो है पेमेंट कर सके। अभी ये हालात हैं। अब आने वाले दिनों में अगर नाकेबंदी जैसी की हो रखी है, अगर मैं कहता हूं ये 15, 20 और 1 महीना तो फिर सॉल्यूशन के मेज पर क्यों नहीं आ जाता ईरान? ईरान क्यों मना कर रहा है सर बार बार कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे? उसके पास इतनी तंगी है, वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर और इतना टूट चुका है, उसके बावजूद भी 2 कदम पीछे हटने के लिए ईरान तैयार नहीं है। देखिए मैडम, ऐसा हो जाता है कि हर एक देश की अपनी आत्मसम्मान होता है, उसकी कुछ स्टैंडिंग होती है वर्ल्ड के अंदर। अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे सुशील साहब ने बताया, तो सब जा रहा है ना, अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है, तो ईरान को भी कोई मुनाफा तो हो नहीं रहा है, वो भी तो टूट ही रहा है, कमजोर तो वो भी हो ही रहा है। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए मैडम, हर एक देश का अपना आत्मसम्मान होता है, उसकी रेपुटेशन होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जो ईरान का 1979 के बाद से एक महाशक्ति बनने का जो सपना था, या जिस प्रकार से वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, वो अगर इस हालत के अंदर वो दिखाता है कि वो झुकने के लिए तैयार है या अपनी वीकनेस दिखाता है, तो उसके ऊपर आने वाले दिनों में और उसकी ईरानियन पब्लिक जो है वो भी उसके अगेंस्ट हो सकती है। दूसरा ये बात है कि अमेरिका को भी जो है, ईरान चाहे छोटा देश है, कमजोर देश है, अमेरिका को भी कम से कम उस देश की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और जिस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं, अमेरिका की तरफ से निकल कर आती हैं कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, हम स्टोन एज के अंदर आपको पहुंचा देंगे, आपको एनरिच यूरेनियम हमें देना पड़ेगा, आपको अपना परमाणु बनाने का सपना भूलना पड़ेगा। इस प्रकार की स्टेटमेंट जब आप पब्लिक में देते हैं और कहते हैं कि ईरान सब प्रकार से राजी हो गया, तो ईरान को लगता है कि ये हमारी डायरेक्टली एक प्रकार से जो है हमारी इज्जत को और हमारी कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका अल्टीमेटली हल जो मेरी नजर में है वो ये है कि जहां तो अमेरिका जो है पूरी तरह से ये नाकेबंदी रखेगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जी भी कनेक्ट हो चुके हैं एक बार फिर से। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, फिलहाल क्योंकि ईरान जो है वो ये कह रहा है कि अमेरिका की जो मांगे हैं वो तो व्यावहारिक नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, और बहुत ज़्यादा अत्यधिक मांगे अब जो है अमेरिका कर रहा है, और इसलिए हम बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में इस जारी जंग का कोई समाधान होगा, कोई युद्ध का इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा, कोई सॉल्यूशन निकलेगा? जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं शांति वार्ता पर या टेबल पर बिठाने के, दोनों देश अपनी अपनी अकड़ में हैं, अपनी अपनी शर्तों के साथ हैं,
क्या लगता है कि कभी कोई इसका जो आने वाले दिनों में कंक्लूजन निकलेगा, या सीज फायर खत्म होते ही फिर से युद्ध की स्थिति नजर आएगी? देखिए मनीषा जी, मैं इसमें इस दोनों पक्ष में ईरान कोई पक्ष मानता ही नहीं। मेरी थ्योरी ये कहती है कि अमेरिका का एक टारगेट है, और टारगेट में ईरान या वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका टारगेट है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए उसको उन्होंने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की है कांग्रेस में, हथियार बेचना है। इस साल उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है कि हमको अपने जीडीपी को जो है हम ऑल टाइम हाई करना है। उन्होंने अब डिक्लेयर कर रखी है कि हमको इन्फ्लेशन को 3 या 4 के बीच में रखना है। इनकी पॉलिसीज में है। और बिडेन के समय में 9 उनका इन्फ्लेशन चला गया, इसमें 3.3 चल रहा है। और हथियार उन्होंने इस समय जो है अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं बेचने वालों में अभी भी। और उसके बाद इनको जो है किसी भी तरह से, देखिए इसके पहले जब मागा का प्लान आया था तो इन्होंने पूरे जितने भी पैक्ट थे, इन्वायरमेंटल पैक्ट, उसको उन्होंने खारिज कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल बेच सके। उसके तेल बेचने के लिए क्या होगा कि मिडिल ईस्ट के तेल को रोका जाए, रसिया के तेल को रोका जाए। रोका जाएगा कैसे? जब ईरान पर अटैक करेंगे, उसको नाकाबंदी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको हार्मुज को रोकना है। अगर हार्मुज को रोकेंगे तो इनका तेल 100 बैरल से ऊपर बिके, वो इन कंपनियों को डबल मुनाफा होता है। तो अमेरिका का गोल है अपने ठीक है गुप्ता साहब, मैं आऊंगी आपके पास। मैं सुशील जी का रुख कर लेती हूँ। सुशील जी, क्योंकि लगातार हम इस पर भी बात कर रहे हैं और ये अब सस्पेंस भरा हो गया है कि क्या बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या आपको वो पिच तैयार होती हुई नज़र आती है जिसमें बैठक होगी, या बैठक 2.0 का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जेडी वेंस इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे वो सस्पेंस बना हुआ है। ईरान टेबल टॉक पर आएगा नहीं आएगा, उस पर भी बातचीत करेगा नहीं करेगा, उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति आप महसूस कर पा रहे हैं मिडिल ईस्ट में जारी हालातों को देखते हुए? देखिए मनीषा जी, कोई भी युद्ध हो दो देशों के दरमियान, आखिर उसका वार्ता ही या फाइनल सोल्यूशन निकलता है। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने 6 महीने के बाद भी तो वार्ता का के वास्ते ही या जो युद्ध है रुक जाएगा, लेकिन समय का हम बता नहीं सकते कब हो जाएगा। हाँ। यहाँ तक देख लो कि जो कल के जो ईरान भी धमकियाँ देता वापस, या ट्रंप साहब धमकियाँ देते हैं, लेकिन दो लोग ये चाहते हैं कि वार्ता भी साथ साथ हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कल पॉसिबिलिटी है वार्ता होने की। तो अब तो वार्ता की एक कंडीशन है ईरान की, हम तो टेबल पर तब आएंगे जब नाकाबंदी हट जाएगी, तो क्या ट्रंप मानेंगे? देख लीजिए, वो कहने की बात है, जो ईरान भी समझ सकता है ये चीज़ कि वो किस कंट्री के साथ लड़ रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स कोई मामूली कंट्री नहीं है, वो इजराइल नहीं है, कोई और कंट्री नहीं है कि उसको लग रहा है कि हम इनके साथ लड़ सकेंगे। आप देख लीजिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी कंट्री है जिनकी 12 बेसें खाली है इसमें मिडल ईस्ट में है। कितने कंट्री एक साइड से यहाँ पर यूक्रेन को भी सहायता दे रहा, वहाँ हाँ, भी लड़ रहा है। तभी तो बड़ा सवाल हो जाता है ना सर, तभी तो ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके बावजूद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की अपनी शर्तें हैं कि हमारी उन शर्तों को मान लीजिए तो हम मतलब आप ये समझिए कि वो ट्रंप को झुकाने का मकसद। मनीषा जी, वो कितना भी झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस युद्ध में ईरान को झुकना पड़ेगा। ये उनको याद होगा कि जब हिरोशिमा में लड़ाई हुई थी, जो अमेरिका ने जो छोटा सा एक बम वहाँ पर फेंका था, सारे हिरोशिमा को उखेड़ दिया था। आज का वो हो गया कितने वर्ष पहले, और आज का अमेरिका ईरान कितना भी अपने आप को बचाएगा, बचा नहीं पाएगा, कि महाशक्ति है, महाशक्ति के साथ लड़ना कोई आसान नहीं है। आप देखिए, अभी तो अमेरिका ने खाली उनका नेवल ब्लॉकेड कर दिया, जो जितना भी ईरान का ट्रेड है बाकी मुल्कों के साथ, उसके जब जहाज जा नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे, कितनी देर तक वो जो फाइनेंशियल उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी देर तक वो रेजिस्ट करेंगे। अमेरिका तो यहाँ से अपना काम कर रहा है, अपनी कमाई उसकी हो रही है, वो दूर बैठ के नज़ारा देख रहा है। अल्टीमेटली ईरान को भी झुकना पड़ेगा। वो जो ये धमकियाँ दे रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें कोई ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कितना भी करे, हालांकि उनका एक ही मोहरा निकला, वो मोहरा उनका बन गया, यह जो अपना हार्मुज है। अगर हार्मोज पे उनके या ना कहीं वो उसमें कब्जा नहीं कर लेते तो ये युद्ध का कब का या अंत हुआ होता। लेकिन उसका जो उन्होंने फायदा उठाना चाहा, उसका भी अमेरिका ने तरीका निकाला, जिस हिसाब से उन्होंने ब्लॉकेट किया।
आज भी देख लो, आज ये एक चाइना से जा रहा था, उसको रोक दिया। इनका माल बाहर जा रहा था, उसको रोक दिया। कब तक ईरान इस पर चलता रहेगा? और ईरान जो कह रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप देख लीजिए कौन सा देश ऐसा होगा जिसका जो ये चीफ है इस्लामिक, इनका जो रेवोल्यूशन का चीफ है वो मारा जाएगा, 8-10 आर्मी के चीफ मारे जाएंगे, इंटेलिजेंस का चीफ मारा जाएगा, मंत्री मारे जाएंगे। ये क्या, ये यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्री को दिखाएंगे हमारे साथ, हम दिखाएंगे तेरे को। जो आपने इन नेताओं को, अपने आर्मी चीफ्स को नहीं बचा सकता, वो क्या बचाएगा? अच्छा लेकिन दिनेश आपने जी, पहले एक मिनट पहले आपने एक सवाल पूछा था कि दुनिया पे क्या इसका असर रहेगा। दुनिया पे काफी असर रहेगा। हर जो भी कंट्री इस पे तेल पे डिपेंड है, जो उनका वहां से आता है, कम से कम 30% जो तेल आता है वो हार्मो से आता है। 20%, उसकी वजह से क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हर कंट्री में इसका बड़ा असर पड़ेगा। इवन अगर वार्ता अब ये हो गया, सीज फायर कंप्लीट भी हो जाएगा, उसके बावजूद जो इस वार का इम्पैक्ट रहेगा कम से कम 1 साल तक रहेगा। तब तक ये गैस सप्लाई, पेट्रोल जो वगैरह आता है सामान्य नहीं रहेगा। इसका हमें भुगतान देना पड़ेगा, वो हर कंट्री को देना पड़ेगा। यूएस और रशिया और चाइना के पास इतना अपना तेल है, इनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन भारत जैसे हो, बाकी जो हमारा साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज है, या यूरोपियन यूनियन में भी, उनको भी इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा साहब, क्योंकि फिर ईरान ने भी तो हमले शुरू कर दिए हैं। अभी हमने देखा था ना, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ये भी खबर आई थी कि जो भारत के झंडे लगे हुए जहाज हैं उन पर भी ईरान ने हमला कर दिया है, और यूएस नेवी को कानो कान खबर नहीं हुई, भनक नहीं लगी है। तो इसका जो प्रभाव है वो भारत जैसे देश पर भी पड़ेगा, जो अब तक ही कह रहा है कि कोई किल्लत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो कूटनीतिक संबंध इतने ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर राजदूत को तलब करने की क्या जरूरत पड़ गई जयशंकर को? ये भी आज मनीषा देख लीजिए, मनीषा जी, आज यहाँ पर ईरान में जगह पर 2 अस्पतालों पर भी हमला हुआ है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से हो रहा है, लेकिन वहाँ आज भी डैमेज काफी हुई है। ये हो गया अभी शांति वार्ता बातचीत चलने के दौरान ही ऐसा हुआ। ये युद्ध जिस हिसाब से ईरान जो कर रहा है, तो अमेरिका या इजराइल भी पीछे बैठने वाला नहीं है। इजराइल ने कहा, क्लियर कर दिया, अमेरिका को जो कुछ करना है कर ले, लेकिन हमें जो करना है हम भी अपनी जगह करते रहेंगे। दैट मीन्स कि इजराइल ने भी अभी पूरा युद्ध पे विराम नहीं लगाया, वो भी अभी थोड़ा थोड़ा आगे जा ही रहे हैं। अच्छा, अपनी खुद की ईरान की शर्तें हैं दिनेश शर्मा जी। अमेरिका कह रहा है कि ईरान हमारे साथ एक ऐसा करार करे जिसमें वो 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन का जो पूरी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको बंद कर दे 20 साल तक के लिए। ईरान की शर्त है कि 20 साल तो नहीं, 5 साल के लिए हम लोग मानेंगे, उस पर आप करार करवा लीजिए। हॉर्मूज को लेकर भी ईरान की अपनी शर्तें हैं कि हम मुफ्त में क्यों हॉर्मूज में से जहाज गुजरने देंगे, भाई हमें यहाँ से मुनाफा मिल रहा है तो अब मुनाफे पे ही चलते हैं। हालांकि ट्रंप भी दोहरा चुके हैं कि खूब पैसा कमा लेते हैं ना, सब यहाँ से लेकर जाओ, कब्जा कर लो। इस तरह के विरोधाभास वाले जो स्टेटमेंट्स थे वो तो ट्रंप के भी सामने आए थे। फिलहाल क्या लगता है, ये जो अगर दूसरे दौर की बातचीत होती भी है तो क्या हॉर्मूज को ही सेंट्रिक समझ लिया जाए, या उसको ही एक विषय का केंद्र समझ लिया जाए, या अन्य मुद्दों को या अन्य शर्तों को भी इसमें तवज्जो दी जा सकती है? दिनेश, देखिए जी, हार्मूज के बारे में मैं पहले बताना चाहूंगा, जो मेरा मानना है कि इस समय आज की तारीख के अंदर वर्ल्ड की एक सहानुभूति है ईरान की तरफ कि ईरान के ऊपर युद्ध थोपा गया है। लेकिन अगर ईरान अपना अड़ियल रवैया रखता है और स्टेट ऑफ हार्मूज के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डिसरप्ट करता है, तो आने वाले दिनों में वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो ईरान के अगेंस्ट जाएगा, और ईरान जो है पूरे वर्ल्ड के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ के जो है सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका है कि क्या बातचीत की जो बेस है वो क्या स्टेट ऑफ हार्मूज होगा? स्टेट ऑफ हार्मूज जो है ये एक मुद्दा होगा, लेकिन जो अमेरिका ने अपने आप को क्लियर कर दिया कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, जिसके लिए कि ईरान ने जो है 26 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले जेनेवा के अंदर शायद उसके लिए वो तैयार हो गया हुआ था। दूसरी बात आती है यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में, जिसका कि उन्होंने कह दिया, ये हमारी ईरान ने कहा है कि हम किसी भी हालत के अंदर जो है ये हैंडओवर नहीं करेंगे अमेरिका को, ये हमारी मिट्टी की तरह पवित्र है। तीसरा पॉइंट जिसके अंदर की थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, अमेरिका कहता आप 20 साल तक नहीं करेंगे, ईरान कहता है हम 5 साल तक के लिए मान जाएंगे। तो आप इस जो अभी जो है जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है,
अभी तक तो ईरान मना कर रहा था, अब वो 5 साल के लिए तैयार हो गया है। और अगर बातचीत के टेबल के ऊपर आ जाते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका भी अपना टाइम पीरियड को कम करे और बात बन जाए 10 साल या 15 साल के ऊपर। ये एक प्रकार का हम कयास लगा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी आज की तारीख में, जिस प्रकार से अभी जो है विरोधाभास जैसे बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो ये एक प्रकार का प्रतीक है कहीं ऐसा कि तो नहीं आने है कि वाले बस दिनों दुनिया में को दिखाने के लिए हम तो स्ट्रिक्ट हैं, हम तो अपनी शर्तों पर चलने वाले लोग हैं, हम तो ऐसा देश है, ईरान की ना झुका था ना झुकेगा, हमने अपनी लड़ाई अपने दम पर हमेशा लड़ी है और आखिरी सांस तक लड़ी है। ये दुनिया को तो नहीं दिखाया जा रहा है केवल कि पर्दे के पीछे आप ठीक है गुपचुप तरीके से झुक भी रहे हैं, आप गुपचुप तरीके से शर्तें मान भी रहे हैं, आप बातचीत की टेबल पर आ भी रहे हैं, लेकिन दुनिया को आपको नहीं दिखाना है। अमेरिका भी तो यही कर रहा है। फिर देखिए मैडम, ऐसा होता ना कि जैसे हमारे हिंदी में कहावत है कि हाथी के खाने के दांत दूसरे होते हैं, दिखाने के होते हैं। और राजनीति के अंदर जो एक्चुअल अंदर खाने बातें चल रही होती हैं वो पब्लिक के सामने नहीं आती हैं। अब आप देखिए कितने दिनों से जो है बातचीत जो है बैकडोर चैनल से चल रही है, जिसमें तुर्की इन्वॉल्व था, इजिप्ट था, पाकिस्तान था। लेकिन मैं यहाँ पर ना आपसे एक पाकिस्तान का रोल जो है उसके बारे में जैसा कि मीडिया की खबरों में आ रहा, जब ऐसे आ रहा, मैं डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए आज की तारीख के अंदर अगर हम पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर मारते हैं तो इस युद्ध के अंदर 3 लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं। रशिया, ऑब्वियसली उसका तेल बिक रहा है। चाइना जो है वो सबसे बड़ा कंपटीटर है अमेरिका का, और आज की तारीख में वो नंबर 2 के ऊपर है, नंबर 2 पोजीशन है। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर कोई बड़ा अंतर नहीं है। चाइना, 1 मिनट खत्म करने दीजिए। चाइना जो है मैडम वो बड़ा खुश हो रहा है कि अमेरिका की इस युद्ध के अंदर जिस प्रकार से उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही। और तीसरा कंट्री जो है, जो मेरा मानना है, ये नहीं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं, तीसरा जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा, उसे पैसा मिल रहा। और जिस प्रकार से देखिए आप, नॉर्मल ये सोचा जाता है कि जिस प्रकार से किसी दूसरे देश के अंदर आप किसी पहले देश का मैसेज लेके जाते हैं तो उसके अंदर आपके जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं। ये इनके आर्मी चीफ जो है वो जा रहा है ईरान के अंदर बातचीत करने के लिए, और शहबाज शरीफ जा रहा है सऊदी अरब के अंदर बातचीत करने के लिए। खैर उनका मकसद था 18,000 करोड़ रुपए लाना, वो उनको मिल गया। मुनीर का जो है, जैसा कि खबरों में आ रहा, अब इसका जो रोल जो है वो कम से कम जो है ना कुछ प्रश्न चिन्ह या संदेह लगाता है। क्योंकि अगर ये समझौता नहीं होता है तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लिए सबसे खुशी की बात होगी, क्योंकि उसे पैसे मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो है, जैसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट, ये आपस के अंदर पाकिस्तान की पहल के ऊपर ये अपना एक कॉपरेशन टाइप का जो है अलाइनमेंट बनाना चाहते हैं, दिखाने के लिए अलाइनमेंट है। बट आने वाले दिनों के अंदर शायद पाकिस्तान का सपना हो कि एक लेकिन मुस्लिम नाटो, अचानक से पीस ब्रोकर का काम कैसे करने लग गया? ये अचानक से ब्रोकर हुड की फॉर्म में कैसे आ गया पाकिस्तान का रोल अचानक से? हालांकि ईरान से भी वो डील कर रहा है, ईरान से भी डील कर रहा है, सऊदी अरब में अभी शहबाज शरीफ गए हुए थे, आसिम मुनीर। तो ये तो एक भूमिका पर संदेह पैदा करता है ना सर? ये भूमिका के ऊपर संदेह पैदा करता है। और मैडम ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, जो फॉक्स न्यूज है अमेरिका की, उनकी लेटेस्ट रेवोल्यूशन आप पढ़ लीजिए, रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा है कि पाकिस्तान जो है आने वाले दिनों में धोखा जरूर देगा। अब सवाल आपका है कि ये पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? देखिए मैडम, ऐसा है कि अमेरिका ने जब युद्ध के दौरान ये महसूस किया कि उसके अपने नाटो के साथी जो हैं या उसके मित्र देश हैं वो उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो उसने सोचा कि मुझे एक अच्छा सा जो है एक सेवक चाहिए जो मेरी हर बात सुन सके। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान को जो है चुना गया, क्योंकि अमेरिका का जो है इन्फ्लुएंस है, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, इन्फ्लुएंस है मैं कहना चाहता हूं। लेकिन वो टर्म्स जो हैं वो डिक्टेट नहीं कर सकता अमेरिका उनको कि आप इस तरह से कीजिए, ये करिए। तो उन्होंने सोचा कि ये पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल ठीक बंदा है, ये करेगा। और ये इससे ये जाहिर हो जाता है कि जो अमेरिका से एक ड्राफ्ट आया था
ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो उसने हूबहू जो है इसको हैंडल पे कर दिया। तो दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान जो भी ब्रोकरेज कर रहा है या दलाली कर रहा है वो अमेरिका की शय के ऊपर कर रहा है। दूसरा जो है अमेरिका इसको यूज कर रहा है, जैसा कि इनके पास में इनके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि अमेरिका हैज यूज्ड अस एज ए टॉयलेट पेपर, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अमेरिका ने इसको इसलिए चुना क्योंकि इसकी जो है वो ईरान के साथ सीमा लगती है। दूसरा ऐसा है कि चाइना के साथ भी इसके संबंध अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी संबंध अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे हैं। तो अमेरिका ने इसको नॉमिनेट किया। लेकिन अगर ये क्रेडिट ले रहा है कि ये ईरान को बातचीत के टेबल के ऊपर लाया है, तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि ईरान ने पहली बातचीत से पहले मना कर दिया था कि हम बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। तो बीच में चाइना पड़ा, चाइना ने जो है पैसिफाई किया ईरान को कि आप जाके बातचीत कर लीजिए। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया में आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाइना हैज प्लेड ए वेरी वाइटल रोल। अभी क्या है कि देखिए, जो समझौता कराने वाला या मध्यस्थ कराने वाला कंट्री होता है उसकी खुद की जो है क्या स्टैंडिंग है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो मिलिटरीली कैसा है, क्या वो इस बातचीत को इन्फ्लुएंस कर सकता है दोनों को कि चलो भाई तुम्हारी मांगे ये हैं, कोई वाया मीडिया निकालो और किसी प्रकार से आप करो। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है नहीं, बड़ा फैंसी वर्ड इस्तेमाल कर लिया, इस्लामाबाद। क्या कह रहे थे आप? और जरा इस पर्सपेक्टिव को भी समझाइएगा कि आसिम मुनीर अचानक से पीस ब्रोकर का काम कैसे करने लग गए हैं, ये अचानक से बिचौलिया कैसे बन गए हैं कि हम शांति करवाएंगे? देखिए मनीषा जी, सबसे पहले जो पहल की वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 12 जो देश है जो वहाँ पर अपना रोब रखते हैं या मतलब उनको आपस में ये इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने उनके साथ फ़ोन पे बातचीत की। वो इस युद्ध में साथ साथ काम करते रहे ताकि इस युद्ध का कोई हल निकले। लेकिन जो ट्रंप साहब है वो बड़े बिजनेसमैन भी और बड़े शार्प भी है, पॉलिटिशियन भी है। उन्होंने अपनी जगह ये समझा कि अगर ये मोदी जी की वार्ता ज़्यादा आगे चली तो मोदी जी का कद मेरे से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी सारे दुनिया में आजकल शांति दूत माने जाते हैं या पीस के। और ऑन द अदर साइड में क्या किया, उनका पता था, क्योंकि जब हमारा यह पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो फिर हमने उनने फ़ोन पे बातचीत की तो हमने वो युद्ध रोक दिया। ट्रंप साहब ने उन दिनों भी, क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ के लिए बड़े परेशान हैं, तो उन्होंने उन दिनों भी स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान को मैंने रोका, अगर मैं नहीं रोकता पता नहीं कितनी बर्बादी होती। तो वो श्रेय लेना चाहते थे। वो उस दिन के बाद वो हर बार अपना मुनीर साहब को और शाहबाज साहब को अमेरिका बुला के नाश्ते वगैरह या लंच वगैरह कराता रहा। अब उसको ये चीज़ अपनी जगह है कि देखो जी, ये उनके हाथ की कठपुतलियाँ है। वो कहेगा उठो तो वे उठेंगे, वो कहेगा बैठो तो ये बैठेंगे। और कोई देश अगर इसमें बड़े देशों में जैसे टर्की वगैरह जितने भी देश अगर वो भी शामिल हो जाएंगे इस बार या उनका ये वार्ता कराने में, वो भी ट्रंप की ओपनली बात नहीं करेंगे। आप देखिए पाकिस्तान का इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो गया। जो पाकिस्तान अरब कंट्रीज़ में कहीं जाता था वो कहते थे आए भिखारी हमारे बेगिंग बाउल लेके, इनको कुछ ना कुछ चंदा चाहिए। वही आजकल जो पाकिस्तान के नेता है, जब परसों सऊदी अरब से भी 2 बिलियन डॉलर ही लेकर आए। शाहबाज साहब जब परसों यहाँ गए थे सऊदी अरबिया में, बड़े कॉस्टली होटल में बैठे थे। जो दूसरी जगहों में कंट्रीज में जिनको जाना था, किसी को प्लेन मांगते थे हमें वहां तक छोड़ दो। जो बहुत सारे देशों से आगे अपनी कंट्री में कमर्शियल फ्लाइट में जहाँ सब बैठे थे, वो उस कंट्री का अचानक कितना ये होना कि वो लाइमलाइट में आ गए और ये उसमें दूसरी कंट्रियों को या बड़े कंट्रियों को आपस में समझौता कराएंगे। यहाँ तक ईरान की पहले रिएक्शन क्या थी, इस कंट्री के बारे में आप कहते हो कि हमें हमारे साथ बातचीत कराएंगे। लेकिन बाद में जो हो गया कि ट्रंप साहब का भी इस पर ज़्यादा जोर रहा, चाइना का भी रहा, फिर टर्की वगैरह 2-4 दिन ओमान वगैरह भी वो मिलके तो इनका चार्ज दे दिया, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा अब उछल रहे हैं। लेकिन अगर वार्ता फेल हो जाएगी फिर वहाँ से वहीं वापस आएंगे। और दूसरा चीज़ है, जितना इनको पैसा मिलना फिर वही आतंकवाद पे ही लगना, फिर बर्बादी होनी है कि कोई इनका अपना मसला हल नहीं होना, दूसरों का क्या हल कराएंगे। अच्छा, इससे तो फिर पाकिस्तान की हैसियत बढ़ गई है, पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ गया है
कि भाई अगर ईरान के राजदूत भी रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें बातचीत के लिए इस्लामाबाद या पाकिस्तान पर ही भरोसा और कहीं पर भरोसा नहीं है, तो अब तो पता नहीं कौन से हवाओं में होगा पाकिस्तान। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत पे प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। भारत एक शक्तिशाली देश है। ये कितना भी उछले, कितना भी लोन लाए, बाकी ये चीज़ें लाए विदेशों से, क्या ये लग रहा है आपको कि ये फिर भारत के साथ मुकाबला कर सकते हैं? एक ही चीज़ इनको थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे पहले क्या हुआ था, जब ये ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, उस टाइम भी जो था इनकी सहायता जितने भी ड्रोन्स वगैरह थे टर्की से आते थे। वो सामान हो सकता है और आएगा, थोड़ा बहुत इनकी थोड़ी बहुत मंजूरी होगी, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि ये भारत के साथ फिर मुकाबला पूरी तरह करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, जिस हिसाब से उछला, पहले ये दब गया था पूरी तरह, जहाँ वर्ल्ड सब इनको कहते थे आतंकवाद प्रोड्यूस करने वाला देश है। हाँ। आतंकवादी वहाँ से सारी दुनिया में आते हैं। वो इनका जो यहाँ कलंक है वो थोड़ा बहुत मिट गया। अब ये ज़्यादा उछल जाएंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भारत में फिर तो आतंकवाद हो जाए, भारत को कमज़ोर करने की कोशिश रहेगी। क्योंकि डायरेक्ट ये बाहर नहीं करता, आजकल जो चीज़ें करता है इनडायरेक्टली करता है। जितने भी इंडिया में अभी भी रोज़ या स्लीपर सेल्स पकड़े जाते हैं आतंकवादियों के, वो उनका जो हैंडलर होता है पाकिस्तान से ही होता है। पहले अगर काम लेवल पे होते थे वो बढ़ जाएंगे, थोड़ा वो असर रहेगा कि जो ये इंटरनल वार के लिए वो चीज़ या इंटरनल जो आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान से हेल्प कर रहा है लोगों को। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आते हैं, उसमें ये थोड़ा और सफल हो जाएगा और इसको थोड़ा बहुत। अच्छा दिनेश शर्मा जी, एक फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेते हुए, क्या लगता है आपको अभी फिलहाल शांति की उम्मीद लगती है मिडिल ईस्ट में? और अगर क्योंकि शांति आती है या जंग रुकती है या सीज फायर फिर से आगे कंटिन्यू रहता है और हॉर्मुज को लेकर खासतौर पर शर्तें बन जाती हैं एक दूसरे से, तो फिर शांति आने की उम्मीद है? क्योंकि इसका प्रभाव तो बाकी देशों पर भी पड़ ही रहा है, फिर उन पर भी उसका प्रभाव नकारात्मक नहीं पड़ेगा ना? देखिए मैडम, कोई भी युद्ध शुरू होता है एक ना एक दिन तो उसने टर्मिनेट होना, और युद्ध के बाद जो है डिप्लोमेसी का काम होता है। तो मैं आशावादी हूं कि अभी जिस प्रकार की धमकियां आ रही हैं, जिस प्रकार की बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि अभी जो है सीज फायर को कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा बहुत और नेगोशिएशन बैकडोर चैनल चलती रहें, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये युद्ध खत्म होगा। अगर ये युद्ध नहीं खत्म होता, ईरान का इसी प्रकार का अड़ियल रुख रहेगा, तो मुझे लगता है कि बाकी देश जो हैं, जो अभी तक सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में नाटो या यूरोपियन यूनियन या बाकी और कंट्रीज जो हैं, जो कहते हैं कि अभी ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब ये ईरान के लिए उसके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हो गई है? अस्तित्व को आप कैसे बचा लेंगे? मुझे एक चीज बताइए, जब आपकी नाकेबंदी हो रखी है, आपके यहाँ पे ना कुछ आपके यहाँ से जाएगा, ना कुछ आपके यहाँ से आएगा। देखिए साहब, ऐसा है, देशभक्ति जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है। अगर आप ये कहते हैं, ये ईरान वाले जो है ना बड़े अपने वीडियोस जाहिर करते हैं कि पब्लिक जो है बड़ी खुशी मना रही है, वो ईरान की गवर्नमेंट के साथ है। अरे भाई, ये तो आप चला रहे हैं ना, बाकी आपके देश के अंदर तो कोई भी इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, आपने इंटरनेट बंद कर रखा, आपके यहाँ से तो किसी प्रकार की खबरें नहीं आ रही हैं। तो मेरा ये मानना है, जो भी मेरा सामान्य ज्ञान है, कि ये आने वाले दिनों के अंदर ये कुछ थोड़ा सा चलेगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने इमीडिएट एक्शन लेते हैं, अगर सीज फायर नहीं बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि ये फिर ईरान के लिए एक प्रकार से कैटास्ट्रॉफी होगी। ये अमेरिका की तरफ से नहीं होगा सिर्फ अटैक, इजराइल भी इसके अंदर ज्वाइन कर जाएगा, और बाकी वाले, और ईरान कोशिश करेगा गल्फ कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करने में। गल्फ कंट्रीज ने अभी तक काफी संयम बरता है, लेकिन अगर उनके ऊपर ज्यादा नुकसान उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनके पीने के पानी का जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर होता है, तो मुझे लगता है कि बाकी ये जो 6 गल्फ कंट्रीज के देश हैं, ये भी हो सकता है कि रिटेलिएट करें और अमेरिका का सपोर्ट करें। ईरान को हर हालत में बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा। सुशील जी का रुख कर लेती हूँ। सुशील जी, आखिर में आपसे भी सवाल ये कि अगर हॉर्मुज को लेकर एक कानूनी रूप दे दिया गया, हॉर्मुज के कंट्रोल को अगर कानूनी रूप दे दिया गया, या इसको लेकर संसद में बिल ला दिया गया कि भाई मुफ्त में इसका आना जाना हम क्यों रखें,
इससे हम पैसा कमाएंगे, सभी देशों से हम टोल लेंगे, टोल चार्जेस वसूलेंगे। तो क्या ये बाकी देशों पर क्या प्रभाव डालने वाला है, दुनिया पर किस तरह का इसका असर पड़ेगा अगर इसको कानूनी रूप दे दिया गया? तो देखिए, पहले ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो शर्तें दोनों साइड से है। ईरान ने जो अमेरिका पे रखेंगे, आप फिर साउथ एशिया में जो आपके ये फोर्सेस है उनको निकालोगे। फिर ये यूएस कह रहा है कि आपका जो यूरेनियम है आप वो हमें दोगे, फिर आप लिख के दोगे कि आप आगे से न्यूक्लियर पे काम नहीं करेंगे। वो चीज़ें होने है ही नहीं। अब ये जो हार्मोज का है, आप देख लीजिए हार्मोज का, अगर यह कल वार्ता या सफल नहीं हुई या ज़्यादा इसमें नतीजे नहीं निकले, जैसे आपने कर्नल साहब ने भी कहा कि आगे जो यह जो भयंकर रूप लेगा ये युद्ध, या तो ये उसमें या ईरान के हद से ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो हार्मोज कैनाल खुल जाएगा। क्योंकि पनामा कैनाल जो है उसका भी वसूली हो जाती है, वो उसका लेते हैं टैक्स, लेकिन वो उनके एरिया में अंदर से पता उन्हें उस पर काफ़ी पैसा खर्चा है। ये तो नेचुरल ये कोर्स एक था, यहाँ से जो हमेशा से ये जो अपने जहाज आते गए जाते रहे हैं, इस पर अचानक के आप लगाना या ला बनाना या बाकी चीज़ें लगाना है, वो बड़ा मुश्किल चीज़ है। आप देख लीजिए, आप जो कल वार्ता की बात कर रहे हैं, ईरान आज धमकियाँ दे रहा है, ये हम वार्ता तब तक नहीं करेंगे जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, शर्त नहीं मानोगे। ट्रम्प साहब भी यहाँ से वो कह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा जब 11 अप्रैल को बातचीत होनी थी, उस दिन एक दिन पहले उस टाइम भी एक दूसरे को धमकियाँ देते थे। लेकिन जब समय आता बातचीत का, दोनों बातचीत में कूद पड़ते हैं कि दोनों देश चाहते हैं कि इसका हल हो। कि हालांकि दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है, ये उतनी इजी होगी कि जेडी वेंस आएंगे, फिर टेबल पर बातचीत के लिए बैठेंगे? ईरान अब इस बार मानने वाला है बातचीत के लिए, क्योंकि वो तो इनकार कर पड़ेगा ईरान को। ईरान के लिए और कौन सा रास्ता है? क्या ईरान का चाहता है कि अपनी बर्बादी उसके हद तो से या ज्यादा तो फिर अमेरिका को यूएस नेवी को हटना पड़ेगा और नाकाबंदी हटानी पड़ेगी? नहीं, यूएस तो सवाल ही है कि यूएस अपनी वो जो नाकाबंदी है वो हटाएगा जब तक ईरान पूरी तरह झुक जाएगा। क्योंकि यूएस के पास भी ईरान को झुकाने के लिए एक बड़ा मोहरा मिला, जैसे उनको मिला हार्मोज से ये ब्लॉकेट करने का, ऐसे ही अब ये अमेरिका को भी बड़ा चांस मिला जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेट कर दिया। यहाँ तक कि आप देख लीजिए उनका जो यहाँ झंडा लेकर उनका जहाज जो जा रहा था, उसके इंजन रूम तक ये इनके नेवल या जो आपने जो स्लूट्स है, जो उनके फोर्सेस के आदमी है, उनके इसमें कंट्रोल रूम तक वो चले गए अंदर। ऐसे ही अगर हालात रही, अगर इनका जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हो जाएगा, ये भी तेल भी बेचते हैं, बाकी इनको भी चाहिए, दुनिया से ये भी सामान मंगाते हैं, अगर वो इनको रोके, इनके लोग ही इनके खिलाफ पड़ेंगे। जैसे इन्होंने भी कहा कैप्टन साहब ने, ये कर्नल साहब ने भी, क्योंकि वहाँ ऐसी हालत है, 40,000 लोग वहाँ मारे गए, ज़बरदस्त ये रेजिम के खिलाफ बगावत चल रही थी। लेकिन ये वो दिखा रहे हैं कि सड़कों पे अगर निकलेंगे 5-10 हज़ार लोग, उनका झंडा लेके दिखा रहे हैं कि हम सारे लोग हमारे साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम युद्ध करो, हम आपके साथ हैं। ऐसी सिचुएशन ही लोग कितनी देर तक रजिस्ट करेंगे? एक तो लोग रजिस्टर ज़्यादा देर तक रजिस्टर नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ है, आप देखें जो यूरोपियन देश है, बाकी देश है, जो तेल वहाँ से मंगाते हैं, जिनके हालत ख़राब हो जाती है, नेचुरली वो तो एक टाइम आएगा अमेरिका को सपोर्ट ही करेंगे ताकि इस युद्ध का एक ही बार समस्या हटा दो, ताकि इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देश बर्बादी हो जाएंगे। मेन चीज़ जो आजकल है, एनर्जी ऐसा लाइफ लाइन है। वो कौन सी कंट्री है जो एनर्जी के बगैर चल सकती है आगे? क्योंकि इनके पास एक ही जो ऊपर वाले ने दे दिया कि वो तेल दे दिया, अगर इनके पास तेल के कोइन नहीं होते, इनके पास होता ही क्या है? अगर यही अब दूसरा चीज़, अगर इनके देख लीजिए पानी ये पीते हैं, ये खराब पानी समुद्र से आता, अगर वो इसको साफ नहीं कर पाएंगे तो प्यासे मर जाएंगे। तो दुनिया को तो फिर दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर कल भी वार्ता नहीं हुई, सफल हो गई, अब जब फिर 2-4 दिन बढ़ेंगे तब भी सफल नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली दुनिया को कुछ ना कुछ हर एक को एकजुट होकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कि शर्तें जो चीज़ है, शर्तों में क्या होता है, ये आधी शर्तें माने, आधी अमेरिका माने, लेकिन मतलब ज़्यादा बारी अमेरिका का। इनको यदि ये जैसे आप देख लीजिए इराक में क्या हुआ, सदाम जब पहले अमेरिका को चुनौतियां दे रहा था, फिर कैसे चूहे की तरह उसको बिल में से उन्होंने निकाला। ऐसे ईरान को भी लग रहा है कि वो अमेरिका को झुकाएगा, फिर उसके साथ वापस युद्ध करेगा, बागजे करेगा। ऐसी महाशक्ति भी ईरान नहीं है कि वो चीज़ हो, रूस हो, कोई चीज़ चाइना हो, फिर भी सोच सकते हैं कि मुकाबला है।
यहाँ तो एक कौन सी ऐसी कंट्री है कि अमेरिका को चुनौती देगा फिर अमेरिका को उसको बर्बाद कर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता भी जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ ही इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।